डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ राजनेता नहीं थे, बैरिस्टर थे, न्याय के क्षेत्र में काम किया और बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। भारत में सबसे कम उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 2 बार वाइस चांसलर रहने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर बने, उनके पिता भी उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे। भाषा क्षेत्र के प्रति प्रेम इतना था कि अपने हम महाविद्यालयों में जो दीक्षांत समारोह होते हैं, दीक्षांत समारोह का चाहे ड्रेस कोड हो या दीक्षांत समारोह का पश्चिम बंगाल में स्थिति यह थी कि सब कुछ अंग्रेजी में होता था। पहली बार दीक्षांत समारोह स्थानीय भाषा में हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर 1937 में दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बन के गए। कोई अंग्रेज नहीं गया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी बने। देश जब आजाद हुआ तो नेहरू जी की जो राष्ट्रीय सरकार बनी थी, उस राष्ट्रीय सरकार में 2 मंत्री ऐसे सम्मिलित हुए थे जिनका कांग्रेस से कभी कोई लेना देना नहीं था। उसमें एक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विशेष आग्रह पर शामिल किए गए थे, और दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो देश के प्रथम विधि मंत्री बने। देश की पहली औद्योगिक नीति रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। अप्रैल 48 में उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति रखी। बाद में बहुत से मुद्दों को लेकर के नेहरू जी से उनके मतभेद हुए, और मतभेद के कारण क्या थे? जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी मातृभूमि का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग की मांग थी कि मजहब के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए, और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि जब मातृभूमि का विभाजन हुआ तो कत्लेआम हुआ था। 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे। पाकिस्तान से ट्रेनें लाशों से भरी हुई आती थी। जब विभाजन हुआ तो दोनों सरकारों के बीच यह संधि हुई थी कि दोनों सरकार अपने अपने देश में अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। भारत सरकार तो पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही थी, पर दुर्भाग्यजनक स्थिति थी कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं मिली। कत्लेआम हुआ। डॉक्टर मुखर्जी चाहते थे कि भाई भारत सरकार इस पर कड़ा विरोध जाहिर करे और पाकिस्तान को इस बात के लिए बाध्य करे कि वो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। पर नेहरू सरकार इसमें बहुत साफ कारण रखती थी। जितना कड़ा विरोध होना चाहिए था उतना विरोध नहीं कर रही थी। मतभेद का दूसरा विषय आया था कि एक संधि के तहत भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। भारत सरकार के कैबिनेट ने सर्वसम्मति से तय किया कि इस पैसे को हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान कबायली आक्रमण के रूप पर कश्मीर में आक्रमण कर चुका था, और सरकार का यह मानना था कि राशि को अगर हम देंगे तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ इसका उपयोग करेगा। गांधी जी अनशन में बैठे, सरकार झुकी, अब 55 करोड़ की राशि दी गई। वो भी एक मतभेद का कारण था। तीसरा विषय आया था, जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने 562 रियासतों को साम दाम दंड भेद से भारत में विलय के लिए तैयार किया।
पर हमारे देश के अंदर की 3 रियासत ऐसी थी जिनने विलय का विरोध किया था। हैदराबाद नवाब वो चाहते थे उनकी रियासत पाकिस्तान में जाए, जूनागढ़ के नवाब चाहते थे उनकी रियासत पाकिस्तान में जाए, और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनकी रियासत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे। नेहरू मंत्रिमंडल में विषय आया, डॉक्टर मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार 562 रियासतों को सरदार पटेल ने एक सूत्र में बांधा है, उनको हम अधिकार दें कि इन तीनों रियासतों को भारत में मिलाएं। नेहरू जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा भाई हैदराबाद और जूनागढ़ का मामला तो नेहरू पटेल साहब देख लें, सरदार पटेल जी, पर कश्मीर का मामला आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कश्मीर से मेरा भावनात्मक लगाव है क्योंकि मेरे पूर्वज कश्मीर से माइग्रेट होकर यूपी आए। अब इतिहास इस बात का साक्षी है कि सरदार पटेल ने बहुत होशियारी के साथ जूनागढ़ और हैदराबाद को मिलने के लिए बाध्य किया, और कश्मीर में स्थिति यह बनी कि कबायली आक्रमण के रूप में पाकिस्तानी सेना श्रीनगर तक पहुंच गई। महाराजा हरि सिंह जब असफल हुए तो उन्होंने निशर्त विलय के पेपर पे दस्तखत किए और भारत सरकार से निवेदन किया कि आप सेना भेजो ताकि कश्मीर को बचाया जा सके। सरदार पटेल नेहरू जी ने शर्त रख दी कि भाई सेना तभी जाएगी जब आप वहां के शासन की बागडोर शेख अब्दुल्ला को सौंप दें। मजबूरी में हटना पड़ा, शेख अब्दुल्ला को शासन की बागडोर दी गई। उसके बाद सेना गई और सेना ने जाकर के 2/3 कश्मीर को खाली कराया। सेना ने सिर्फ 3 दिन का समय मांगा था कि हम पूरी कश्मीर घाटी को खाली करा लेंगे, पर नेहरू जी की एक ऐतिहासिक भूल जिसका दुष्परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र संघ में उस मामले को लेकर चले गए। जीतने वाला व्यक्ति कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाता, और संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके कहने से युद्ध विराम भी हुआ और एक नया वचन और दिया है कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। इसके चलते मतभेद बढ़े, और इतिहास में एक दर्ज है नेहरू लियाकत अली समझौता 1950 में हुआ था, और नेहरू लियाकत अली समझौते में इस बात का उल्लेख था कि दोनों देश अपने अपने यहां अल्पसंख्यकों के लिए विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित करेंगे, आरक्षण देंगे। इन सब बातों के चलते मतभेद बढ़ा और डॉक्टर मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बाहर आए। उस बीच में एक बड़ी घटना हो चुकी थी, महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी, और गांधी जी के हत्या का आरोप लगा था संघ के ऊपर। संघ पे प्रतिबंध लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। 6 महीने बाद वो प्रतिबंध हटा। डॉक्टर मुखर्जी ने इस्तीफा देने के पश्चात संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, जिनको गुरुजी कहते हैं, श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर, उनसे आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर दें। परम पूज्य गुरुजी का कहना था कि भाई संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है, हम राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे अपने संगठन को, पर अगर कोई राष्ट्रवादी दल की स्थापना होती है तो हम उसको सहयोग करेंगे। और इस आधार पर 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और भारतीय जनसंघ की स्थापना करने के पश्चात संघ ने नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, भाई महावीर यज्ञदत्त शर्मा जैसे अपने पूर्णकालिक प्रचारकों को जनसंघ का काम करने के लिए भेजा। देखिए 1952 में देश के प्रथम आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के 3 लोग चुनाव जीत के आए थे, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 1952 में जनसंघ ने अपने घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया उन बातों को सरकार आज पूरा कर रही है। हमारे घोषणा पत्र में यह बात थी 1952 के कि पाकिस्तान का कोई हिंदू व्यक्ति भारत आता है तो वो शरणार्थी माना जाएगा, घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। और
भारत का नैतिक दायित्व होगा उनको नागरिकता प्रदान करना। कश्मीर में 370 के अंतर्गत जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया था वो समाप्त होना चाहिए। 1953 में कश्मीर में एक आंदोलन शुरू किया था प्रजा परिषद ने, प्रेमनाथ डोगरा उसके अध्यक्ष थे। एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। उस समय स्थिति थी कि कश्मीर जाना है तो परमिट लेने की आवश्यकता होती थी। जैसे हम विदेश जाते हैं तो वीजा लेना पड़ता है, तो कश्मीर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। डॉक्टर मुखर्जी ने घोषणा की कि मैं बिना परमिट लिए कश्मीर जाऊंगा, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। निकले। हम तो यह आरोप लगाते हैं कि उनकी श्रीनगर की जेल में हत्या हुई। आरोप लगाने के पीछे कारण यह है कि जब वो निकले बिना परमिट लिए, गुरदासपुर स्टेशन में गुरदासपुर के कलेक्टर उस ट्रेन में बैठे और उनको आदेश था कि जैसे ही वो सीमा में पहुंचेंगे कश्मीर में उनको गिरफ्तार करना है। और उस सीमा में पहुंचने के पहले उनको आदेश आ गया कि आपको गिरफ्तार नहीं करना है, और बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर गए। और कश्मीर में प्रवेश के बाद कश्मीर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के कारण में बिना परमिट का प्रवेश नहीं लिखा था। गिरफ्तारी का कारण था कि कश्मीर में इनकी उपस्थिति शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। जेल ले गए। जेल में संदेहास्पद अवस्था में मृत्यु हुई। अब संदेहास्पद अवस्था इसलिए बोलते हैं कि भाई बिना परमिट के जा रहे थे तो उनको पहले गिरफ्तार करना चाहिए था, पर कश्मीर में गिरफ्तार इसलिए किया गया कि कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के उस समय बाहर था। कश्मीर के बाहर गिरफ्तारी होती, नियम से तो परमिट के बिना कश्मीर के बाहर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, पर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में न्याय करके कश्मीर में घुसने दिए। जेल में जब ले गए तो उनको जब तबीयत गड़बड़ हुई तो कौन सा डॉक्टर देख रहा था? एक गायनोलॉजिस्ट। 10 किलोमीटर मैटरनिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। जब उनकी डेड बॉडी लाई गई तो उनके फैमिली डॉक्टर थे विधान चंद्र राय, जिनके नाम पे अपन डॉक्टर्स डे मनाते हैं। उनने सार्वजनिक रूप से मांग की कि इनकी मृत्यु का कारण जनता के सामने आना चाहिए, पीएम कराएं। स्वयं डॉक्टर मुखर्जी की माताजी ने निवेदन किया कि इनका पीएम कराएं। अस्वीकार कर दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जब डॉक्टर मुखर्जी की माताजी ने पत्र लिखा अपने बेटे की मृत्यु के जांच के लिए, तो नेहरू जी का जवाब है कि मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस सारी बातों को जांच की है और उनकी मृत्यु स्वाभाविक है। आप माता है और माता की पीड़ा को मैं समझता हूं, जांच की कोई आवश्यकता नहीं। पर उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो 4 बातें हुई। कश्मीर में परमिट व्यवस्था समाप्त हो गई। जम्मू कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में लाया गया। जम्मू कश्मीर को महालेखाकार के क्षेत्राधिकार में लाया गया। जम्मू कश्मीर को जनगणना आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया और शेख अब्दुल्ला को हटाकर नजरबंद किया गया। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई हम 1952 में कहते थे 370 समाप्त होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त करके कश्मीर को पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर मुखर्जी कहते थे कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति घुसपैठिया नहीं शरणार्थी होगा। नागरिक संशोधन बिल ला करके ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक थे, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बौद्ध, उनको नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। और आजादी के पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो आज जो पश्चिम बंगाल भारत में दिखता है, उस पश्चिम बंगाल को बचाने का श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है। आप खाली इतिहास पढ़ लीजिए। सोहरावर्दी जो मुस्लिम लीग के बंगाल के मुख्यमंत्री रहे,
और शरद चंद्र बोस, ये दो लोगों ने संयुक्त बंगाल की मांग की थी आजादी के पहले। जब पूरे देश में मुस्लिम लीग मजहब के आधार पर मातृभूमि का विभाजन की बात कर रही थी, तो इन दोनों ने एक संयुक्त बंगाल की मांग की थी। माने जो स्थिति कश्मीर में वो स्वतंत्र राष्ट्र रखना चाहते थे, वैसे संयुक्त बंगाल को स्वतंत्र रखना चाहते थे। स्वतंत्र रखने के बाद धीरे से, क्योंकि वो चला जाता कहां, पाकिस्तान में, पर हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में रहे, पश्चिम बंगाल का अलग निर्माण हो, इसके लिए किसी ने संघर्ष किया, तो वो संघर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। हमारे दो प्रांत ऐसे हैं जो दो हिस्से में बटे। पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में गया। पंजाब को बचाने का श्रेय है मास्टर तारा सिंह को, पश्चिम बंगाल को बचाने का श्रेय है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक बात थी, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए राष्ट्र प्रथम का भाव रहना चाहिए। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट के भाव को लेकर के डॉक्टर मुखर्जी के बताए मार्ग पर चल रही है। और मैं तो ये मान के चलता हूं कि आज पूरा देश डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। वास्तव में डॉक्टर मुखर्जी को वास्तविक श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिस दिन भारत अखंड भारत होगा, वो वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।